गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे यूनिट सेकेंड ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। उसमें हम पढ़ रहे थे सामान्य लक्षण या जनरल कैरेक्टरिस्टिक। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कोवलेंट एंड आयनिक रेडियाई, सहसंयोजक तथा आयनिक त्रिज्या। उसके बाद पढ़ा था हमने ऑक्सीकरण अवस्था, फिर पढ़ा था हमने गलनांक व कथनांक या मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। फोर्थ इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी इज मेटेलिक प्रॉपर्टी। मेटेलिक प्रॉपर्टी या इसको हम बोलते हैं धात्विक गुण। जितने भी 3D, 4D, 5D सीरीज के तत्व होते हैं वो सभी कैसे होते हैं तुम्हारे? धात्विक या मेटेलिक होते हैं। मेटेलिक होने के कारण दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो ऊष्मा के सुचालक होते हैं तथा विद्युत के भी सुचालक होते हैं। सेकंड, सभी मेटल्स ज़्यादातर हार्ड होते हैं, केवल एक मरकरी जो सॉफ्ट होता है वो एक अपवाद है। सारे मेटल्स, संरक्षित मेटल दे आर हार्ड एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। हार्ड के साथ साथ उसमें मैलिबिलिटी या आघात वर्धनीयता गुण पाया जाता है। जितने भी मेटल्स होते हैं वो अदर मेटल्स के साथ मिलकर मिक्स्ड धातु या एलॉय बनाते हैं। तो ये थी तुम्हारी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी में धात्विक गुण। जितने भी 3D, 4D, 5D सीरीज के तत्व हैं, दे ऑल आर मेटल्स, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होते हैं, ये हार्ड होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं, केवल मरकरी इसमें अपवाद है। ये अन्य धातुओं के साथ मिलकर मिक्स्ड धातु बनाते हैं जिन्हें हम अलॉय कहते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी इज आयनाइजेशन पोटेंशियल। हिंदी में नाम आयनन विभव। 4D, 5D तथा 3D सीरीज के IP का मान S व P ब्लॉक के तत्वों के मध्य होता है, क्योंकि इनके बीच में क्या पाए जाते हैं? D ब्लॉक के तत्व। इसलिए इनका IP का मान S और P के तत्वों के मध्यवर्ती होता है। IP का मान 500 से 1000 किलो जूल पर मोल होता है। IP वैल्यू इज फ्रॉम 500 to 1000 किलो जूल पर मोल। IP का मान ज्यादा होने के कारण दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। इनमें कम धन विद्युत गुण पाए जाते हैं। इनमें आयनिक गुण की अपेक्षा सहसंयोजक गुण ज्यादा पाए जाते हैं। दे हैव मोर कोवलेंट कैरेक्टर देन आयनिक बॉन्ड because covalent character is present where the oxidation state is high. So the 3D, 4D, 5D series element have high IP, so they have less electropositive in nature. They have less ionic character as comparison to covalent character. More the covalent character is present in high oxidation state. जितनी भी उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं उन सब में सहसंयोजक गुण पाए जाते हैं। सहसंयोजक गुण क्यों पाए जाते हैं? जितना ज्यादा मेटल पे चार्ज जितना ज्यादा होगा उसकी ध्रुवण शक्ति उतनी ही ज्यादा होगी। ध्रुवण शक्ति या पोलराइजिंग पावर ज्यादा होने पर उसमें क्या पाए जाते हैं? कोवलेंट कैरेक्टर या सहसंयोजक गुण अकॉर्डिंग टू फायंस का नियम। अब हम
जो भी 4D व 5D सीरीज हैं उनके आईपी का मान हमने निम्न टेबल के द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं। एस ब्लॉक पी ब्लॉक के बीच में डी ब्लॉक का आईपी के वैल्यू को हमने टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। एस ब्लॉक का मैंने लिया रुबेनियम और स्ट्रोंशियम, सीजियम एंड बेरियम, ये है फर्स्ट डे, ये है सेकंड डे। पी ब्लॉक में लिया अपन ने इंडियम, टिन, थैलियम और लेड। इन दोनों के एस और पी के बीच में क्या पाए जाते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट में 4D और 5D सीरीज के जो भी आईपी की वैल्यू होगी वो क्या होगी? 500 से 1000 के बीच में ही पाई जाती है। इस टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है कि एस और पी के कंपैरिजन में डी ब्लॉक की आईपी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, ज्यादा होती है। ज्यादा होगी तो अपने आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर कम होंगे। यदि धन विद्युत करैक्टर कम होंगे तो उसमें कौन से करैक्टर होंगे? ज्यादा कोवेलेंट करैक्टर होंगे। इसलिए हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादातर कौन से गुण प्रदर्शित करती है? कोवेलेंट करैक्टर। तो ये थी तुम्हारी आयनाइजेशन पोटेंशियल। सिक्स प्रॉपर्टी, फिफ्थ थी तुम्हारी आईपी, सिक्स्थ है तुम्हारी रिएक्टिविटी, क्रियाशीलता। जितने भी 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट होते हैं कुछ तत्व उसके धन विद्युत होते हैं। 4D व 5D सीरीज में उसके कुछ तत्व धन विद्युत गुण होने के कारण मिनरल एसिड के साथ या खनिज अम्लों के साथ, जैसे HCl वगैरह के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। लेकिन कुछ जो मेटल्स होते हैं जिनकी आईपी का मान ज्यादा उच्च, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, किसे बोलते हैं हम? ऊर्ध्वपातन ऊर्जा। जैसे कोई चीज सॉलिड है, हमने हीट दी और वो किस में बदल गया? गैस में, उसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन एनर्जी या ऊर्ध्वपातन ऊर्जा। इनकी ऊर्ध्वपातन ऊर्जा क्या होती है? उच्च होती है। विलायकन ऊर्जा, जिसको हम बोलते हैं सॉल्वेशन एनर्जी। सॉल्वेशन एनर्जी किसे कहते हैं? जब हम किसी भी धातु को, मेटल को जब हम किसी भी विलायक में विलय करते हैं, जो एनर्जी अवशोषित या मुक्त होती है उसे हम बोलते हैं विलायकन ऊर्जा। यदि वाटर हम विलायक के रूप में बोलते हैं तो उसको बोलते हैं हम हाइड्रेशन एनर्जी। इन सब की जो भी सॉल्वेशन एनर्जी होती है वो कैसी पाई जाती है? उच्च। हाई सॉल्वेशन एनर्जी, हाई सब्लिमेशन एनर्जी, हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल, लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, निम्न इलेक्ट्रोड विभव का मान। कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई? आयनन विभव का मान उच्च होना, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा उच्च होना, सॉल्वेशन एनर्जी उच्च होना, और विलायकन ऊर्जा में भी जब सॉल्वेंट ज्यादा होगा, इन सॉल्वेंट वाटर होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? हाइड्रेशन एनर्जी। इसकी वैल्यू हम इसमें क्या मानते हैं? लो। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, मेटल की आईपी की वैल्यू उच्च होना, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा का उच्च होना, विलायकन ऊर्जा निम्न होना, इलेक्ट्रोड विभव का मान निम्न होने से मेटल्स क्या कहलाती है हमारी? या तो हम उसको बोलेंगे नोबल मेटल्स या हम उनको बोलते हैं इनर्ट मेटल्स। कौन कौन सी इनर्ट मेटल के रूप में आ सकती हैं? बोलो एग्जाम्पल्स। फर्स्ट मरकरी, Au, प्लैटिनम, ये सब क्या है तुम्हारी? उत्कृष्ट धातु। दे आर इनर्ट मेटल। रीजन? आईपी की वैल्यू ज्यादा,
उद्रपातन ऊर्जा सब्लिमेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा, विलायकन ऊर्जा की वैल्यू कम, लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होने के कारण ये 5 जो भी मेटल्स हैं दे आर नोबल मेटल्स और उत्कृष्ट धातु कहलाती हैं। कौन कौन सी हैं ये तुम्हारी? पैलेडियम, प्लैटिनम, ऑस्मियम, रीनियम, रोडियम, all are called as noble metals। and कौन कौन सी लिखी तुमने? फर्स्ट पैलेडियम या रीनियम, रोडियम, पैलेडियम, प्लैटिनम, ऑस्मियम, मरकरी, गोल्ड, दे ऑल आर कॉल्ड एज नोबल मेटल। मरकरी हरदम सामान्य ताप पर लिक्विड की तरह व्यवहार करता है। ये एक अपवाद ट्रांजिशन मेटल है जो सॉफ्ट नेचर का पाया जाता है। तो रिएक्टिविटी क्या हुई? 4D 5D सीरीज के तत्वों में कुछ तत्वों में धन विद्युत करैक्टर पाए जाते हैं। जिनमें धन विद्युत करैक्टर होंगे वो मिनरल एसिड के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। कुछ मेटल जिनकी आईपी उच्च होगी, उद्रपातन ऊर्जा उच्च होगी, सॉल्वेशन एनर्जी कम होगी, इलेक्ट्रोड विभव कम होगा, तो उन मेटल्स को हम क्या बोलेंगे? नोबल मेटल्स। जैसे पैलेडियम, प्लैटिनम, ऑस्मियम, रीनियम, रोडियम, दे ऑल आर नॉन मेट क्या कहलाते हैं इनको अपन? नोबल मेटल्स, या क्या बोलते हैं हम इनको? इनर्ट मेटल्स। इसलिए जितने भी मेटल्स हैं इन सब की क्या कम होती है? क्रियाशीलता या रिएक्टिविटी कम पाई जाती है। एग्जाम्पल क्वेश्चन आ सकता है, विच मेटल आर कॉल्ड एज नोबल मेटल? क्या एग्जाम्पल लिखोगे? रीनियम, रोडियम, प्लैटिनम, ऑस्मियम, गोल्ड आर नोबल मेटल। वाई? बिकॉज देयर आईपी वैल्यू इज हाई, high sublimation energy, low solvation energy, low electrode potential, so all the metals can behave as a noble metals। Seventh property is magnetic property and color। चुंबकीय गुण तथा रंग। कोई भी मेटल हमें रंगीन तब नजर आता है जब उस मेटल पर क्या डलती है? विजिबल रीजन की लाइट। जैसे ही विजिबल रीजन की लाइट उस पर डलती है, कुछ लाइट को तो वो एब्जॉर्ब करता है और कुछ लाइट को वो क्या कर देता है? ट्रांसमिट कर देता है। दोनों लाइट के कलर अलग अलग दिखाई देते हैं। वो ही कंपाउंड हमें कलरफुल नजर आएंगे जिसके पास अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। यदि अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तभी उनमें क्या हो सकता है? डी ट्रांजिशन संभव है। डी ट्रांजिशन मतलब यदि किसी के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन केवल 1 है। डी ऑर्बिटल की हम स्प्लिटिंग जानते हैं, नीचे वाला होता है T2G, ऊपर वाला होता है EG। अभी इसके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही ये लाइट की अनुपस्थिति में है, जैसे ही हमने इसमें लाइट डाली विजिबल रीजन की, ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर किधर चला जाएगा? EG में। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसमें हुआ? डी ट्रांजिशन के कारण ये कंपाउंड हमें कैसे नजर आते हैं? कलरफुल। मतलब अयुग्मित या अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन होने के कारण ही कंपाउंड कैसा होता है? कलरफुल। या तो रीजन क्या हो सकता है? डी संक्रमण। डी संक्रमण प्रीवियस चैप्टर में भी मैंने तुम्हें पढ़ाया था, यूनिट फर्स्ट में। टाइटेनियम +3 वॉयलेट रंग का होता है। क्या रीजन था उसका? डी संक्रमण होने के कारण वो हमें बैंगनी नजर आता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन T2G1 से एनर्जी पाकर इलेक्ट्रॉन किसमें चला जाता है? EG1 में। जिस डी संक्रमण के कारण इसका कलर कैसा दिखाई देता है तुम्हें? कलरफुल। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तभी कोई कॉम्प्लेक्स हमें कलरफुल नजर आएगा। अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। ये कौन सा ट्रांजिशन है तुम्हारा? यहां पर लाइट की अनुपस्थिति और यहां लाइट की
उपस्थिति में क्या ट्रांजिशन होगा? T2G1 EG0 से कहां जा रहा है वो? T2G0 EG1। इस DD संक्रमण के कारण ही ये कंपाउंड हमें कैसे नजर आते हैं? कलर। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं या अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तभी उनमें कौन सा व्यवहार पाया जाता है? अनुचुंबकीय। दैट इज कॉल्ड एज पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? जिसमें अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड कलर का कारण क्या हो सकता है? फर्स्ट कलर का कारण मैंने क्या पढ़ाया तुम्हें? डी ट्रांजिशन। सेकेंड जितने भी डी ब्लॉक हैं उसमें कलर का सेकेंड कारण होता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा किसे कहते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से दूसरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाता है, या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर मेटल से लिगेंड या लिगेंड से मेटल की ओर होता है, जिसे हम बोलते हैं MLCT या LMCT। इस चार्ज ट्रांसफर से ही किसी भी कंपाउंड की कलर की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, कलर की तीव्रता ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। जितना ज्यादा मेटल आयन पे चार्ज ज्यादा होगा, उसकी क्या ज्यादा होगी? चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने पर वो हमें ज्यादा कलरफुल नजर आएगा। तो फर्स्ट 7 मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड कलर में हम समझ गए जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट हैं 4D 5D 3C, दे ऑल आर पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय होते हैं। क्यों अनुचुंबकीय होते हैं? क्योंकि उनके पास अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कलर क्यों दिखाते हैं? कलरफुल कौन होता है? जिनके पास क्या होना चाहिए? अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन। कहां से कहां तक? D1 से लेकर D9, जिनका भी कॉन्फ़िगरेशन D1 से D9 होगा वो सब हमें कैसे नजर आएंगे? कलरफुल, रंगीन। जबकि जिनका कॉन्फ़िगरेशन D0 D10 होगा वो हमें कैसे नजर आएंगे? रंगहीन, कलरलेस, क्योंकि उसमें DD संक्रमण की संभावना नहीं होती है। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ DD ट्रांजिशन। बट यदि D0 कॉन्फ़िगरेशन है फिर भी वो कलरफुल नजर आता है, तो उसका आंसर क्या होगा? बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। बिकॉज ऑफ यदि उसका विन्यास D0 है तब भी वो हमें कलरफुल नजर आ रहा है, तो उसका रीजन होगा चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। जितना ज्यादा मेटल आयन पे चार्ज ज्यादा होगा उसकी चार्ज डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, वो इजीली लिगेंड को इलेक्ट्रॉन दे देगा और MLCT के कारण वो कंपाउंड हमें कैसा नजर आएगा? कलरफुल। ये थी तुम्हारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड कलर। 8th point is कैटालिटिक प्रॉपर्टी। 8th is कैटालिटिक प्रॉपर्टी या उत्प्रेरण गुण। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण ये कैटलिस्ट प्रॉपर्टी शो करते हैं। होमोजीनियस कैटलिस्ट या कैटालाइसिस सममागी उत्प्रेरण में ये कैटलिस्ट क्रियाकारक से या रिएक्टेंट से अभिक्रिया करके मध्यवर्ती अस्थायी यौगिक बनाता है। इंटरमीडिएट अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है। किसमें? होमोजीनियस कैटालाइसिस में। सेकेंड, हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट में, हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट में
विष मांगी उत्प्रेरण में ये कैटलिस्ट क्रियाकारक पर अधिशोषित हो जाता है करके उन पर अधिशोषित उनके लिए सतह बनाता है या उन पर एड्सॉर्ब हो जाता है। इसलिए ये क्या करता है, निम्न एग्जाम्पल्स में कैटलिस्ट की तरह भी 4D एंड 5D सीरीज के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट इज हाइड्रोजिनेशन। जब हम ये क्या है तुम्हारा फिनॉल का यदि हम हाइड्रोजिनेशन कराते हैं तो क्या बनता है, ये तुम्हारा साइक्लोहेक्सेन। क्या है इसमें कैटलिस्ट के रूप में, पैलेडियम। सेकेंड एग्जाम्पल इज वॉकर प्रोसेस, जिसमें हम इथाइलिन में से हम एसिड एल्डिहाइड बनाते हैं। क्या लेते हैं हम कैटलिस्ट में, पैलेडियम क्लोराइड। थर्ड एग्जाम्पल इज कॉन्टैक्ट प्रोसेस, संपर्क विधि, जिससे हम H2SO4 बनाते हैं। पहले हम क्या करते हैं, 2SO2 प्लस O2 की कैटलिस्ट के रूप में प्लैटिनम क्या बनता है, 2SO3। फिर इसकी रिएक्शन H2O से कराने पर क्या बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड। फोर्थ इज ओसवाल्ड प्रोसेस, जिसमें एमोनिया का ऑक्सीडेशन यदि हम प्लैटिनम या रोडियम से कराते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर बनता है, जिसमें कैटलिस्ट के रूप में हम यूज करते हैं प्लैटिनम एंड रोडियम। ये वही मेटल्स हैं जो 4D या 5D सीरीज में पाए जाते हैं। क्या रीजन है कैटलिस्ट की तरह बिहेव किया, फर्स्ट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इनकी क्या होती है, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था होती है। इसलिए सममांगी कैटलिस्ट में ये क्रियाकारक से अभिक्रिया करके मध्यवर्ती यौगिक बना लेता है, जबकि विषमांगी हिट्रोजीनियस में क्या करेगा, वो क्या करेगा, क्रियाकारक से अभिक्रिया करेगा और उस पर क्या हो जाएगा, अधिशोषित हो जाएगा और अधिशोषित करके वो उनके लिए मुक्त क्या करता है, मुक्त सतह या जगह उपलब्ध कराता है, जिसके कारण इनमें निम्न एग्जाम्पल्स में जितने भी 4D और 5D सीरीज के मेटल्स हैं वो सब कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। यदि कैटलिस्ट है किसी रिएक्शन में तो रिएक्शन क्या होगी, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि इसकी एक्टिवेशन क्या होता है, फर्स्ट कोई भी रिएक्शन एक ये है और एक रिएक्शन ये है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ये है और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ये है। कौन सी रिएक्शन, ये है तुम्हारी विथ कैटलिस्ट या ये वाली है तुम्हारी विथ कैटलिस्ट और ये है विदाउट कैटलिस्ट। जो विथ कैटलिस्ट अभिक्रिया होगी वो क्या होगी, उसकी अभिक्रिया की गति क्या हो जाती है, ज्यादा होती है। तो ये था तुम्हारा कैटालाइटिक प्रॉपर्टी 8 प्रॉपर्टी। 9th इज संकुलन प्रवृत्ति किसे कहते हैं, किसमें कॉम्प्लेक्स बिहेवियर ज्यादा पाया जाता है, जिसमें चार्ज ज्यादा और उसकी साइज छोटी होती है, उसमें कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी क्या पाई जाती है, ज्यादा होती है। जितने भी 4D व 5D सीरीज के तत्व हैं उनमें कॉम्प्लेक्स प्रवृत्ति होती है। जैसे इट्रियम 39 से हम कैडमियम 48 पर जाते हैं। जो फर्स्ट 4 हैं, इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, वो सब तुम्हारे क्या हैं, हार्ड एसिड एक्सेप्टर हैं। जो भी हार्ड एसिड होगा वो स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाएगा। यदि कोई चीज हार्ड है तो वो हार्ड बेस के साथ ही स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, जबकि लास्ट वाले रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम मध्यवर्ती है, दोनों की तरह बिहेव करता है, मेटल ए और मेटल बी। ये सारे तुम्हारे हैं, ये चारों तुम्हारे कहलाते हैं मेटल ए, जिनको हम बोलते हैं हार्ड एसिड। ये किसने कंसेप्ट दिया था, 3rd ईयर में अपन पढ़ेंगे, पियर्सन ने। जबकि ये जो चारों हैं इसमें एक एक्सेप्शनल है कैडमियम, ये सब तुम्हारे कहलाते हैं मेटल बी। इन मेटल बी को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट एसिड। ये तभी स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे जब इनके साथ कोई हार्ड बेस ही जुड़ेगा, जैसे
सबसे ज़्यादा इसकी होती है, नाइट्रोजन का एमोनिया H2, इस तरह के लिगेंड जुड़ेंगे तभी कोई स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। जितने भी तुम्हारे ये चारों लास्ट के रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड एंड मरकरी, ये सब क्या है तुम्हारे सॉफ्ट एसिड हैं। जो भी सॉफ्ट एसिड्स होते हैं उनमें क्या होता है, वो सॉफ्ट बेस के साथ ही क्या बनाएंगे, स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। जैसे सॉफ्ट बेस किसे कहते हैं, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, जैसे आयोडाइड, क्लोराइड, फॉस्फीन, इन सब लिगेंड के साथ ही ये स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। तो कॉम्प्लेक्स टेंडेंसी, फर्स्ट फोर दे आर हार्ड एसिड, दे बिहेव एज ए एक्सेप्टर, while last four except cadmium they are soft acid। मेटल बी को हमने सॉफ्ट एसिड माना है, मेटल ए को हमने हार्ड एसिड माना है। ये एक पियर्सन साइंटिस्ट आया था जिसने मेटल और लिगेंड को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक को माना ए, एक को माना बी, लिगेंड को भी ए और बी। मेटल ए जिसकी साइज छोटी, चार्ज ज्यादा, मेटल बी जिसकी साइज बड़ी, चार्ज कम, उसको हम मेटल ए। मेटल ए की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, साइज छोटी, चार्ज ज्यादा। मेटल बी में साइज इनकी बड़ी, चार्ज कम। लिगेंड ए किसे कहते हैं, जिनकी विद्युत ऋणता ज्यादा, जिनकी विद्युत ऋणता कम। जिनकी विद्युत ऋणता ज्यादा होगी वो लिगेंड ए कहलाएंगे, जिनकी विद्युत ऋणता कम होगी उनको बोलेंगे लिगेंड बी।